हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज बिहार विशेष यानी कि बीपीएससी और बिहार से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसके विशेष से जो वीडियो लाया हूं उसमें हमारा शीर्षक है कांग्रेस की स्थापना और बिहार। यहाँ पे मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई और उसके बाद पूरे देश में राजनीतिक आंदोलन फैला तो बिहार उसमें कैसे प्रवेश किया, यानी कि बिहार के राजनीतिज्ञों ने कैसे उसमें प्रवेश किया और फिर कैसे बिहार कांग्रेस के रंग में रंगा और नाना प्रकार के राजनीतिक आंदोलन हमारे देश में चले। तो यहाँ पे मूल है कांग्रेस की स्थापना और बिहार, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें बिहार कैसे प्रवेश किया और वो प्रारंभिक वैसे तथ्य जो इससे संबंधित है। यहाँ पे मैं बता दूं कि कालांतर में कांग्रेस से प्रभावित होकर के बिहार में बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम हुए, उसकी वीडियो मैं अलग लाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ रखा है मैंने कांग्रेस की स्थापना और बिहार। बात समझ रहे हैं? कांग्रेस की स्थापना और बिहार। एक चीज़ याद रखिएगा कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत में और राष्ट्रीय मूवमेंट से ही पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चला हमारे देश में उसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सूक्ष्म विश्लेषण आपको करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हेडिंग कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ और यह ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश नौकरशाह थे। उनका यह मानना था कि भारतीयों के लिए एक ऐसी संगठन होना चाहिए जहां पे सारे भारतीय बैठ करके विचार विमर्श कर सके और अपने राजनीतिक मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रख सके या अपने राजनीतिक जरूरतों के लिए अंग्रेजों से फाइट कर सके, लड़ सके। हालांकि कालांतर में आरोप लगा भी कि ये एक सेफ्टी वॉल्व था, ये था, वो था, बहुत सारी चीज़ें आई थी। मेरा ये मानना है कि ज़रूर ऐसी कुछ बात रही होगी अंग्रेज और अंग्रेजी नौकरशाह के मन में कि कहीं फिर से दोबारा 1857 वाली स्थिति ना हो जाए। इसके लिए वो कुछ न कुछ प्रयास किए होंगे। लेकिन खैर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान था देश की आज़ादी में, ये आपसे, हमसे या किसी भी इतिहास के जानकार से छिपी हुई नहीं है। किस तरह से उन्होंने पूरे देश को दौरा किया, घूमे टहले, सबको एकत्रित किया, हर विचारधारा के लोगों को अपने साथ रखा और फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग चली, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1885 में भारत की आज़ादी की प्रथम राजनीतिक मांग कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ हुई। हालांकि उन्होंने मांगा बहुत बाद में आकर के, लेकिन शुरुआत हो। अब यहाँ पे आपको एक इतिहास के विद्यार्थी या समाजशास्त्र के विद्यार्थी के अनुसार ये जानना चाहिए कि कैसे दोनों राजनीतिक संगठनों में व्यापक अंतर था। कांग्रेस में जहां दक्षिणपंथी भी थे, कबीरपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, हर तरह के पंथी थे, लेकिन वहां पे कोई नहीं थे। इसके अलावा कांग्रेस में जो तरह तरह के लोग जुड़े तो उनके बीच में आपसी सहयोग बढ़ा, सामंजस्य बढ़ा। अब सोचिए कि एक मद्रास का, चेन्नई का बाबू और एक बंगाली बाबू और एक मराठी बाबू तीनों बैठे हुए हैं। महज अंग्रेजी आगमन से पूर्व तक इन तीनों को आपस में बात करने के लिए ना कोई एक मुद्दा था, ना कोई एक साझा बात थी और ना कोई एक साझा भाषा थी, संस्कृत को छोड़ करके। लेकिन अब उनके पास एक मुद्दा था, अब उनके पास एक भाषा थी। हालांकि वो थोपी गई भाषाएं थी, लेकिन थी। अब उनकी राजनीतिक जरूरत भी एक थी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में देश के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर जो एकीकरण किया वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि मेंस का विषय है, प्रारंभिक परीक्षा का नहीं, लेकिन मैंने आपको एक दृष्टिकोण में ये चीज़ बताई। आइए तीसरा तथ्य देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु बिहार से इसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि थे? एक भी प्रतिनिधि नहीं थे और उसमें कुल भारत भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने, परंतु बिहार के एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? मैंने लिख दिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, बहुत ही प्रकांड विद्वान
और क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी रंग में रंगे एकदम उत्कृष्ट भारतीय थे, जैसी कल्पना मैकाले ने की थी। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। किसके द्वारा हुआ? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बिहार के एक भी नहीं थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। अब आगे देखिए, 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधियों ने। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। द ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है। और भारत की गरीबी का सिद्धांत इन्होंने लिखा था अपने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक में। कमेंट करेंगे उस पुस्तक का नाम। और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज जो हैं वो भारत के धन को निकाल करके लंदन ले जा रहे हैं, अर्थात भारत में धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। ठीक है। और ये कल अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। पुराना कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता बोला जाता है। 1886 दूसरा अधिवेशन, कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, 31 प्रतिनिधि। अब सवाल आपसे पूछेगा कि बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था? तो 31 प्रतिनिधियों ने। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो दूसरा। इसको ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसमें बिहार के देव प्रतिनिधियों ने, 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कौन कौन? शालिग्राम सिंह एवं गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन का नाम आपने कहीं और सुना होगा, शालिग्राम सिंह के भी नाम आपने कहीं और सुना होगा, पढ़ा होगा। ध्यान रखेंगे कहाँ पढ़ा है सो। तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? मद्रास में। बिहार के कितने प्रतिनिधि लिए थे? 2 प्रतिनिधि। कौन कौन? शालिग्राम सिंह एवं गुरु प्रसाद सेन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पारसी थे, ये मुस्लिम थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अधिवेशन? तीसरा अधिवेशन। कहाँ? मद्रास। बिहार के कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। एक चीज को याद रखिए। अब आइए सीधा कूद करके बिहार आ जाते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 12 में हुआ था, याद रखिएगा। और यह अधिवेशन बांकीपुर पटना जंक्शन का भी पहले बांकीपुर स्टेशन ही बोला जाता था, अभी भी है। आप जाकर के देखेंगे प्लेटफार्म नंबर 1 पे एक बड़ा सा क्या बोलते हैं सूचना पट लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 27वां। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। अब बिहार में जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश देते हैं। बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जो बांकीपुर पटना में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर जो थे एक बहुत ही बड़े धार्मिक राजनीतिक व्यक्ति थे और धार्मिक कूपमंडुकता के, विधवा विवाह, क्या कह सकते हैं, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं के प्रबल विरोधी थे। वो चाहते थे कि अपने देश काल समाज में बहुत व्यापक परिवर्तन हो। और ये जो थे एक पुराने खानदेश कहा जाता था, दक्षिणी महाराष्ट्र के इलाकों को खानदेश बोला जाता था, यह वहीं के थे। ठीक है, नाम रख दे तो खानदेश, और नहीं तो ऐसे महाराष्ट्र के थे, दक्षिणी महाराष्ट्र के। ये बहुत बड़े राजनीतिक थे। कौन? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। अब है ये 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर नाम जो है वो मीर बांकी के नाम पर रखा गया था। मीर बांकी 15वीं शताब्दी में बंगाल पर आक्रमण करने के जब गया था, वो बाबर का सेनापति था। और जब वो उसको अवध का क्या बोलते हैं
सूबेदार नियुक्त किया गया, तो उसके बाद वो बंगाल पर आक्रमण करने गया। तो आक्रमण करने जाने के क्रम में वो बांकीपुर में ठहरा था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? बांकीपुर। समझ में आया? पटना, बांकीपुर, मीर बांकी, अवध का सूबेदार, बाबर का सैन्य कमांडर, हमला कहाँ? बंगाल। और इसी के कारण उसका नाम क्या पड़ा था स्थान का? बांकीपुर। और यह अधिवेशन उसी बांकीपुर में हुआ था। जब भी पढ़ें हर एक शब्द के बारे में थोड़ा सा ही सही आंशिक जानकारी जरूर रखें, ताकि जब कभी कन्फ्यूज़न हो, मतलब पढ़ते पढ़ते दिक्कत हो या परीक्षाओं में कहीं दिक्कत हो, तो उसको सलट सके। ठीक है, हालांकि ये मेरा बताना काम है, आप अपने स्तर से भी चीज़ों को देख सकते हैं। खैर देखिए, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912, बिहार में कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और एक बहुत ही साधारण स्थिति में थे नहीं, लेकिन स्थिति में एक दुबला पतला और व्यक्ति शामिल हुए, जिनके पिता तत्कालीन भारत के सबसे बड़े वकील में शुमार आते थे। और वो जो व्यक्ति शामिल हुए वो नई पौध के राजनीतिज्ञ थे, या नई पौध के छात्र नेता थे, या नई पौध के छात्र थे जो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे और किया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है, और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार एक क्या कहते हैं प्रतिनिधि के तौर पर इसी बांकीपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। अब आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों बिहार को राजनीतिक रूप से उग्र भूमि या देश में परिवर्तन की लहर लाने वाली भूमि कहा जाता है। तो ये सब डाटा आप ध्यान रखेंगे। अब इसी अधिवेशन में और इसके कुछ और तथ्यों को आगे के रूप में जानते हैं। पहले एक नज़र आप इसे देख लीजिए। देखिए, आगे के कुछ एक और तथ्यों को, हमने उन तथ्यों को रखा है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। 1912 के कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। बाद में मजहरुल हक जो थे वो 15 के अधिवेशन में भाग भी लेने गए और फिर कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी बने। तो स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये कांग्रेस का 27वां, परंतु बिहार में ये पहला अधिवेशन था। अब बढ़ते हैं आगे। 1916 में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 16 में उसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, में बिहार से संबंधित 2 बिल या प्रस्ताव पारित किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में जो कि 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो नरमपंथी नेता थे, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं लिबरल टाइप के नेता थे, और वही अध्यक्ष थे। और वहाँ पर बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित हुए। पहला पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा चंपारण के नील किसानों से संबंधित प्रस्ताव या बिल। यही चंपारण बिल था जिसमें बाद में गांधी जी ने हाथ में लिया और वो भारत के राष्ट्रीय नेता बने। यहाँ पे ध्यान रखिए, पंडित नेहरू भी आए, गांधी जी भी आए और बिहार भारत के सर्वमान्य नेता बने। ऐसे ही नहीं, बिहार को राजनीतिज्ञों के लिए उर्वर भूमि कहा जाता है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कैसे कितने बड़े बड़े राजनीतिक तानाशाह भारत में भी हुए और बाद में बिहार यूपी के लोगों ने उन्हें मटिया मेट कर दिया, और फिर बहुत सारे लोग मटिया मेट भी हुए और कैसे भारत के उस सर्वमान्य नेता में बन गए। खैर तो अलग चीज़ है। यहाँ पे आइए, तो 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जहाँ पे बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित हुए, पटना यूनिवर्सिटी बिल और चंपारण के नील किसानों से संबंधित बिल या प्रस्ताव। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 का जो लखनऊ समझौता था इसी अधिवेशन से संबंधित था। और आपको याद रखना चाहिए कि यहीं पे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना में समझौता हुआ। नरमपंथी गरमपंथी जितना भी पंथी थे सब एक हुए, और बाद में लखनऊ समझौता को कांग्रेस की वो सबसे पहली या
क्योंकि सबसे बड़ी पहली गलती मानी जाती है जहाँ पे कांग्रेस झुक गई लीग के मांग के आगे। और ये ऐसा झुकाव था कि जिसके बाद लीग ये समझ गई कि हम जब कुछ ऐसा मांग रखेंगे जिसे अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त हो, कांग्रेस मानेगी। और वो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस के द्वारा मान लेना। ये बहुत बड़ी गलती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तत्कालीन समय में। हालांकि वो जो फैसला लिया गया था तत्कालीन समय में ये सोच के लिया गया था कि चलो कुछ अलग देते हैं और हम फिर बाद में इसको सलट लेंगे, लेकिन लोग ये नहीं जान पाए कि इनकी ये मांग राजनीतिक नहीं धार्मिक है और अंग्रेज़ों के द्वारा बूस्ट की गई है। और अंग्रेज़ जो थे वो 10-20 साल के लिए नहीं खेल रहे थे, अंग्रेज़ इस खित्ते यानी कि इस इलाके में 100, 200, 500 साल के लिए खेल रहे थे। और कैसे खेल रहे थे देखिए, आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों पश्चिमी शक्तियों के लिए उर्वरा भूमि है, जहाँ तरह तरह के हथियार बेचते हैं, तरह तरह के नफरती सामान बेचते हैं। और हम जो भी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहाँ भी है, अपने अपने धर्म, अपने अपने विशिष्टता को एक दूसरे पर थोपने के क्रम में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और हमारे श्रम से उत्पन्न हुई पूंजी पश्चिम की शक्तियों के पास चली जाती है। खैर, 1916 के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब आते हैं 1922 में। 1922 में गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था और बिहार में यह दूसरा था। कौन था? दूसरा। पहला कब था? 12 में। दूसरा कब था? 22 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। इन्हें क्या कहा जाता है? देश बंधु के दीन बंधु। कमेंट कीजिएगा। चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी माना जाता। और गया के ही अधिवेशन में, जो कि 37वां अधिवेशन था, विधायिका के बहिष्कार का फैसला हुआ। यही आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन आपसे बनता है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका के बहिष्कार का फैसला हुआ। देखिए उस समय क्या हो रहा था ना कि कुछ लोगों का मानना था, जिसमें चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का मानना था कि हम विधायिका में भाग लेंगे और अंग्रेज़ों की बखिया उधेड़ेंगे। कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हम उनकी विधायिका में भाग, कुछ लोगों का, जिसमें महात्मा गांधी सबसे आगे थे, उनका कहना था कि नहीं, हम उनकी विधायिका में भाग नहीं लेंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको भाई हमारा जो राजनीतिक मांग है आप उसको मांगिए, हम आपकी विधायिका में क्यों शामिल होने जाए। तो इसी चीज़ पर बाद में चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया था। क्या? चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया था। इन लोगों को प्रो चेंजर बोला जाता था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि को नो चेंजर बोला जाता था। तो ये प्रो चेंजर गुट के आदमी थे। और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये लोग चाहते थे कि हम विधायिका में भाग लें। याद रखिए, विधायिका में बहिष्कार के फैसला हुआ था 37वां अधिवेशन में, जिसमें फैसला हुआ कि हम विधायिका में भाग नहीं लेंगे। और इसके सबसे बड़े पुरोधा कौन थे? महात्मा गांधी। और उनके साथ कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे। परंतु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, हमको विधायिका में भाग लेना है। लेकिन खैर प्रस्ताव उनका पारित नहीं हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि गया अधिवेशन में विधायिका से संबंधित क्या फैसला लिया गया, तो विधायिका के बहिष्कार का फैसला लिया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें श्रमिक संगठन से संबंधित एक प्रस्ताव बना, जिसे दीप नारायण सिंह ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन, जो कि 1922 में गया में हुआ था, कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। इसमें श्रमिक संगठनों से संबंधित भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, पास हुआ, जिसे भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने रखा था। याद रखिए, कहाँ के थे? भागलपुर के थे दीप नारायण सिंह। आपसे बिहार स्पेशल में ही सवाल पूछेगा कि 37वां अधिवेशन में जो श्रमिक संगठनों से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया, उसे किन्होंने रखा था? तो याद रखिएगा, दीप नारायण सिंह। और ये कहाँ के थे? भागलपुर के थे। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना, वाकई अबुल कलाम थे। आप उनकी लिखी हुई किताब को पढ़िए। तत्कालीन भारत के राजनीतिक सोच, दृष्टिकोण और तरह तरह के सवालों के
जवाब आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक पर मत पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके मत से सहमत ही हो जाए, राजनीतिक रूप से हम किसी के भी मत से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन देखिए कि वो कैसे देख रहे थे, क्या व्यवहारिक समस्याएं थी उस समय और कैसे कैसे उसका निपटारा किया जा रहा था, कौन सा निपटारा सही था, कौन सा निपटारा गलत था, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। खैर, तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ? रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था जी? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। हालांकि अब तो ये झारखंड में है, तो अब ये नहीं पूछेगा कांग्रेस का मुख्यतः द्वैध हुआ था, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या लगा देगा, तत्कालीन बिहार में। तत्कालीन मतलब पहले, तो उस समय में ये तीसरा बिहार में, यदि तत्कालीन बिहार में देखा जाए तो तीसरा, और नहीं तो ये झारखंड में होने वाला अधिवेशन था। ठीक है, कब हुआ था? 1940 में। 1940 में इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और इसमें बिहार से संबंधित एक जीके बनता है जिसको हमने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक अलग सभा की जिसमें कांग्रेस के समझौता नीति का विरोध किया गया। कांग्रेस जो थी तत्कालीन समय में अंग्रेजों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ना चाह रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन समय में उनके साथ, चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनका मानना था कि हम यदि सहयोग करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हो सकता है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन बाद में गांधी जी को विश्वास हुआ कि ये लोग नहीं करने वाले हैं। इसके बाद ही इन्होंने दुष्टों का दुष्ट की संज्ञा दी थी अंग्रेजों को, सोच सकते हैं। खैर, तो सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक अलग सभा की जिसमें कांग्रेस के समझौता नीति का विरोध किया गया था। तो ये एक जी के बिहार के लिए बनता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसके साथ सभा की जिसमें 53वां अधिवेशन में कांग्रेस का जो समझौता नीति था उसका विरोध किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के साथ, और इसमें यही मुख्य बात थी। हालांकि बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये बिहार से संबंधित यही मुख्य बात थी। याद रखिए कि इन अधिवेशनों में, मतलब 12 में, 16 में, 22 में, 40 में, पूरे भारत से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता था। कांग्रेस कार्यकारिणी के लोग उसमें अपना अपना बात रखते थे, बाद में प्रस्ताव पारित होता था, बनता था, और उसी के अनुसार पूरे भारत में कांग्रेस व्यवहार करती थी। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित बातों को रखा है ताकि आपके मन में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना होने आ जाए। तो ये था बिहार से संबंधित वैसे सारे तथ्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद से था। लेकिन क्या इतना ही था? नहीं, और भी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम आपके लिए एक चैप्टर लाएंगे जिसमें बिहार के विभिन्न राजनीतिक स्वरूप, मांग और क्या कह सकते हैं, इनकी जो राजनीतिक लड़ाई थी उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज का जो टाइटल था कांग्रेस की स्थापना और बिहार, बस उसी से संबंधित था। आशा है आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ठीक है, कहाँ पर अच्छी नहीं लगी, कहाँ पर कोई सुझाव हो, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।